फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं DSSB PRT के हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को देखकर आपको एक बार ऐसा ज़रूर लगेगा, अगर आप लोगों ने प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आप एक बार ये ज़रूर कहेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो हिंदी में पूछे जाते हैं। तो आज हम हिंदी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में, जिनके माध्यम से न केवल आपको उन 20 प्रश्नों का रिवीजन होगा, उन 20 प्रश्न तैयार होंगे, बल्कि उनसे संबंधित जो भी जानकारी है और उससे संबंधित जो भी आप और चीज़ सीख सकते हैं वो भी यहाँ से सीख के जाएंगे। 20 प्रश्नों के कम से कम आप 40 आंसर हैं और जो 40 प्रश्न हैं वो सीख के जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग पहली बार चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। इसके साथ ही साथ आप लोग ईमानदारी से कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने आंसर जो हैं वो ठीक हो रहे हैं। एक बार अपनी तैयारी जरूर चेक करिए। अब इतना कम टाइम बचा है, ये टाइम सिर्फ प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको एक बार देखने का और उनको पढ़ के जाने का है। अब कुछ भी नया मत पढ़िए। अगर आपका कोई भी पोर्शन थोड़ा वीक हो रहा है उस पर कम ध्यान दीजिए, लेकिन जिसमें आपकी पकड़ मजबूत है उसमें और अच्छी तैयारी करिए। जो भी टाइम बचा है उसमें रिवीजन में निकालिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखने में निकालिए। कुछ भी नया सीखने में परेशान मत होइए। जितना टाइम था वो निकल चुका, अब जो टाइम बचा हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें आपको तैयार है उनको और अच्छी तरीके से तैयार करिए। तो यहाँ पर हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। एक बार अपनी तैयारी चेक करिए और अपने जो आंसर्स हैं, कितने नंबर आपके बन रहे हैं 20 में, वो कमेंट करके जरूर बताइए। पहला क्वेश्चन ये है कि दरअसल में आज वह आए नहीं, वाक्य में अशुद्ध क्या है? तो देखिए, इसमें दरअसल आप जब किसी भी कोई बोलते हैं कि दरअसल आज वो आए नहीं, तो दरअसल में ऑलरेडी जो में होता है वो छुपा होता है। दरअसल का मतलब होता है असल में, तो यहाँ पर में की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये जो वाक्य है वो इस तरीके से शुद्ध होता। अगर यहाँ पर में ना लगा होता तो होता दरअसल आज वह आए नहीं, यह वाक्य शुद्ध होता। तो यहाँ पर दरअसल में जो है वही गलत है, क्योंकि दरअसल में ऑलरेडी जो में होता है वो छुपा होता है, इसमें अलग से में की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से एक मैं और बता दूँ, ये भी आ जाता है कभी कभी बरसरते। बरसरते का मतलब होता है कि शर्त है। कभी आप किसी के मुंह से सुनते होंगे कि आप ये काम कर सकते हैं, बरसरते आपको ऐसा करना होगा। बरसरते का मतलब होता है कि ये शर्त इसमें छुपी हुई है, ये शर्त है, एक शर्त रखी जा रही है आपके सामने कि बरसरते है। तो बरसरते में भी शर्त है पहले से ही छुपा होता है। तो अगर कभी आपके सामने ऐसा एक सेंटेंस है, एक वाक्य है कि बरसरते शर्त है, तो उसमें जो शर्त है वो गलत होगा, क्योंकि बरसरते में ऑलरेडी शर्त है छुपा होता है। तो इसीलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दरअसल में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? तो देखिए, जो तत्सम शब्द होते हैं, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। कोई भी शब्द ऐसा है जिसमें शा मिल जाए या फिर शा मिल जाए, ये दो शा जो होते हैं वो मोस्टली तत्सम शब्द बनाते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, दश, बिजली, थामना और दही। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि बिजली, थामना और दही, इनके संस्कृत में भी और शब्द होते हैं, उच्चारण होते हैं। बिजली को दामिनी भी कहते हैं, ऐसे थामना, दही के भी अलग अलग शब्द होते हैं। लेकिन दश जो है वो अपने में ही तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से हूबहू हिंदी में वैसे ही लिए गए हैं, यानी कि हिंदी में आने पर उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। जैसे कि वृक्ष जो है वो संस्कृत में है, हिंदी में ये आके पेड़ बन गया, तो जो पेड़ है वो आपका तद्भव हो गया, लेकिन वृक्ष जो है वो आपका तत्सम हो गया। उसी तरीके से इन शब्दों में 10 जो है वो आपका पहले से ही तत्सम है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध क्या है? तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। इस बार ARO का जिन लोगों ने सचिवालय का पेपर दिया होगा वो लोग बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन से परिचित होंगे। इसी बार के क्वेश्चन पेपर में ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि इसमें शुद्ध क्या है। तो देखिए, परीक्षा गलत लिखा है। परीक्षा कुछ नहीं होती है, परीक्षा भी नहीं होती, लेकिन सब जानते हैं परीक्षा जो है वो सही होता है। मोस्टली क्या होता है, आप लोग कोई भी शब्द जो है वो डेली में यूज करते रहते होंगे, आपकी आंखों के सामने आते होंगे, आप पढ़ते होंगे, लेकिन जब आप पेपर देते हैं तो वहाँ पर एक टाइम के लिए दिमाग में कन्फ्यूजन जरूर क्रिएट होता है कि परीक्षा में बड़ी की मात्रा लगती है या छोटी की मात्रा लगती है। एक बार के लिए इंसान जरूर सोचने पर मजबूर हो जाता है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को देख के जाइए, जरूरी नहीं कि छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको एक नंबर कट कर देती हैं। तो ये जो परीक्षा है वो शुद्ध इसी तरीके से दिखाया जाता है जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो
पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की सबसे अच्छी पहचान होती है कि उन शब्दों को आप अपने वाक्य में प्रयोग करके देखिए। जैसे सजावट अच्छी है, मातृत्व का भाव होता है, संयम रखा जाता है और सफ़र किया जाता है। तो बोलने में आपको पता चल रहा होगा कि जो नीचे के 3 शब्द हैं इनमें पुल्लिंग का एक तरीके से पुल्लिंग शब्द का भाव निकल के आ रहा है कि मातृत्व का भाव होता है, संयम रखा जाता है, सफ़र किया जाता है। लेकिन सजावट क्या होती है? सजावट अच्छी है, ये सजावट होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जब भी आपको कभी भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग पूछा जाए और आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो सबसे पहले जो भी शब्द दिए हैं उनको आप अपने वाक्यों में प्रयोग करके देखिए, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। और यकीन मानिए आपका आंसर ऐसे कभी भी गलत नहीं होगा। तो वाक्यों को कभी भी रटने की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी क्वेश्चन है उसको रटिए नहीं, उसको समझिए, अपने व्यवहारिक ज्ञान में उतारिए, आपको क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश में उपसर्ग क्या है। अब देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय में सबसे अच्छी बात होती है कि उपसर्ग और प्रत्यय में एक मूल शब्द जो होता है वो छुपा होता है। जब आप कोई भी शब्द है उसमें से मूल शब्द को निकाल देते हैं तो आपका प्रत्यय और उपसर्ग अपने आप अलग हो जाता है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि मूल शब्द का कोई भी सार्थक अर्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मूल शब्द आप किसी को भी बना दीजिए। मूल शब्द का मतलब है उसका एक सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। तो देखिए, प्रकाश में क्या है? प्रकाश में अगर आप काश को अलग कर देते हैं, काश आपने सुना होगा, सब बहुत लोग यूज करते हैं, काश ऐसा हो जाता, काश मैं एग्जाम में पास हो जाता, काश मैं ये बन जाता। तो काश एक मूल शब्द है, इसने बचा के अब आपका प्रा, तो ये प्रा ही आपका क्या होगा? सही उपसर्ग है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, खाली प्रा होगा, इसमें बड़ा आकार डंडा की आवश्यकता नहीं है, प्रा आपका इसमें उपसर्ग हो गया। अगला देखते हैं, भौगोलिक किस प्रकार का विशेषण है। तो देखिए, विशेषण से आप लोग काफ़ी अच्छी तरह परिचित होंगे। 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, गुणवाचक, परिमाणबोधक, सार्वनामिक और संख्यावाचक। तो देखिए, इसमें भौगोलिक क्या है? भौगोलिक एक दशा है, कहीं की स्थिति का वर्णन कर रही है। जैसे कि भौगोलिक दशा क्या है? वहाँ की भौगोलिक दशा बहुत अच्छी है, वहाँ की भौगोलिक दशा बेकार है, या वहाँ की ऐतिहासिक स्थिति क्या है, इतिहास क्या है। तो इस तरीके से भौगोलिक एक दशा होती है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो पहला ऑप्शन है स्थानवाचक, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए रखा गया है। भौगोलिक से आपको लगेगा कि भौगोलिक किसी भी जगह की बात हो रही है कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो इस तरीके से। लेकिन आप लोग ये भी जानिए कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें स्थानवाचक कुछ भी नहीं होता है। स्थानवाचक संज्ञा होती है लेकिन स्थानवाचक विशेषण नहीं होता है। तो ये जो आपका भौगोलिक है ये आपका गुणवाचक में आ जाएगा। ये किसी भी जगह की गुण बता रहा है, विशेषता बता रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रस भरा में कौन सा समास है। तो रस भरा यानी कि रस से भरा हुआ कोई भी चीज़ होती है, आप लोगों ने सुना होगा रस भरी, यानी कि रस से जो भरी है वो रस भरी है, रस से जो भरा है वो रस भरा है। तो इसीलिए यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? रस से भरा, यानी कि तत्पुरुष समास, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से। तो यहाँ पर आपका जो तत्पुरुष समास है वो यूज हुआ है, उसका प्रयोग हुआ है। कर्म धारण द्वंद्व अव्यय समास का कोई भी लेना देना रस भरा से नहीं है। अगला देखते हैं, तिरोभाव का विलोम क्या होता है। तिरोभाव का विलोम देखिए, यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तिरोभाव में लोग क्या लगा देते हैं कि अनभाव या विभाव, लेकिन तिरोभाव का विलोम जो होता है वो आविर्भाव होता है, आविर्भाव नहीं आविर्भाव होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। कभी कभी ऐसे ही हो जाता है कि आविर्भाव का विलोम क्या है, तो तिरोभाव होता है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में उपसर्ग क्या है। तो देखिए, जो संस्कृत के जो भी शब्द होते हैं, जैसे कि संकल्प, संस्कृत, तो इस टाइप के जो भी शब्द होते हैं इनका उच्चारण आप अगर ठीक से करेंगे तो कभी भी आपको उपसर्ग और प्रत्यय निकालने में दिक्कत नहीं होगी। संकल्प नहीं होता, संकल्प होता है। संस्कृत नहीं होता, संस्कृत होता है। ये जो अंक का उच्चारण होता है वो इसमें माँ का उच्चारण हल्का निकलता है, संस्कृत। तो अगर आप संस्कृत बोलेंगे तो कभी भी आपको उपसर्ग निकालने में कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी। संस्कृत में जो उपसर्ग होता है वो सम होता है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सन कि अंग, लेकिन ये गलत है, संस्कृत नहीं होता, संस्कृत होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं, बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है। तो देखिए, जो जातिवाचक संज्ञा होती हैं उनमें प्रत्यय लगा करके वही भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। जैसे कि बूढ़ा, अगर आपके सामने लिख दिया जाए बूढ़ा, तो बूढ़ा क्या है? बूढ़ा कोई इंसान होगा, कोई एक इंसान तो नहीं होगा। ये सब एक स्तर होते हैं, एक कहते हैं एक काल होते हैं।
बाल्यावस्था, शैशवावस्था, जवानी, उसके बाद में जो किशोरावस्था, उसके बाद में आपको बुढ़ापा आता है। तो ऐसा तो नहीं है किसी एक इंसान के ऊपर ही बुढ़ापा आएगा। बुढ़ापा जो है वो सबके लिए आता है, ये एक प्रक्रिया है, सबको एक दिन बूढ़ा होना है। तो ये जो बूढ़ा है ये आपका जातिवाचक में चला जाएगा। बूढ़ा में औरत भी आएगी, आदमी भी आएगा, कोई एक स्पेशल पर्सन बूढ़ा नहीं होगा, तो इसीलिए जातिवाचक आ जाएगा। अब आपके सामने लिख दिया जाए राम, तो राम क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन राम क्या है, वो एक लड़का है, तो यहाँ पे अगर लिख दिया जाए लड़का, तो लड़का क्या होगा, लड़का आपका जातिवाचक में चला जाएगा। इसी तरीके से बुढ़ापा क्या है, तो बुढ़ापा बना है बूढ़ा से मिलकर, बूढ़ा में पा प्रत्यय लगा है तभी बुढ़ापा बना है। तो मैंने अभी आपको बताया जो भी जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं उनमें जब प्रत्यय लगाते हैं तब वो भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। तो बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसी तरीके से मानव देख लीजिए, ये भी कई बार आता है। मानव क्या है, मानव एक जातिवाचक संज्ञा है। तो मानव में जब ता प्रत्यय लगा तब ये बन गया मानवता। कई बार आता है मानवता किस प्रकार की संज्ञा है, तो ध्यान रखिए मानवता भी एक भाववाचक संज्ञा है। अगला देखिए कि झक किसका पर्यायवाची है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो झक है वो एक तद्भव है। कई बार एग्जाम में आता है झक का तत्सम क्या होता है, तो झस होता है। शा जो होता है इसका जब तद्भव बनाया जाता है तो ये शा खा में बदल जाता है। जैसे कि कई जगह आपने सुना होगा लोग कहते हैं वर्षा हो रही है, लेकिन कई जगह आपने गांव में सुना होगा लोग कहते हैं बरखा हो रही है, तो लोग क्या बोलते हैं बरखा। तो ये जो सा है, शाह है, ये खा में बदल जाता है। इसी तरीके झक जो है वो तद्भव है, इसका आप तत्सम भी देख लीजिए, कई बार आता है, तो इसका तत्सम झस होता है। और जो ये झस है वो किसका पर्यायवाची है, मछली का पर्यायवाची है। झरना देख के कन्फ्यूज नहीं होइएगा, झक जो होता है वो मछली का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में तद्भव शब्द क्या है। तो मैंने आपको बताया था तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से हूबहू हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत में किसी और तरीके से प्रयुक्त होते थे लेकिन हिंदी में आके उनमें कुछ ना कुछ चेंजिंग हो गई उनके किसी भी वर्ण में। जैसे कि यहाँ पर चित्रकार संस्कृत का शब्द है, अमूल्य संस्कृत का है, चर्म भी संस्कृत का है, लेकिन चोटी जो है वो संस्कृत का नहीं है, तो ये तद्भव हो गया। चोटी को शिरा बोलते हैं, शेष बोलते हैं, तो ये हिंदी में आकर के चोटी हो गया। अगला देखते हैं निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है। देशज शब्द वो शब्द होते हैं जो कि आपके देश में ही यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। आप लोग भारतवर्ष के निवासी हैं, भारतवर्ष में आप लोग निवास करते हैं, तो भारतवर्ष में जो ऐसे शब्द हैं जो केवल भारत में ही बोले जाते हैं, यहीं की देन है, यहाँ के लोगों की देन है, तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो देशज होते हैं। अब देशज इसमें क्या है, कैंची क्या है, अपने देश का प्रयोग नहीं है, तुर्की भाषा का है, कबूतर और इनाम, ये सब विदेशी शब्द हैं। लेकिन लोटा सिर्फ आपने इंडिया में ही सुना होगा। लोटा जो है वो किसी और देश का नहीं है, भले ही लोटा इंडिया से किसी और देश में चला गया हो, यानी कि कोई अपने वाक्य में प्रयोग करता हो, लेकिन लोटा जो देन है वो इंडिया के लोगों की ही है। लोटा केवल आप भारत में ही सुनते होंगे, तो ये देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब वर्षा कम हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चारों ही ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ। जब वर्षा कम हो तो इसको बोलते हैं अल्पवृष्टि। अल्प माने होता है कम, तो इसीलिए जब वर्षा कम होती वो अल्पवृष्टि है। जब वर्षा बहुत अधिक हो तो वो होती है अतिवृष्टि। जैसे कि आपने लोगों से सुना होगा कि अब तो इस चीज़ की अति हो गई है, आपने सुना होगा घर में वो लोग यूज करते हैं कि इस बात की तो अति हो गई। अति का मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, तो बहुत ज़्यादा जब वर्षा होती है वो अतिवृष्टि है। जब वर्षा बिल्कुल हो ही ना, सूखा पड़ जाए, तो वो अनावृष्टि कहलाता है। और नॉर्मली अगर वर्षा है तो वर्षा का जो पर्यायवाची होता है वो वृष्टि होता है। तो इस तरीके से अतिवृष्टि क्या है, वाक्य में प्रयोग करके देखिए, अति हो गया किसी काम की, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब है अतिवृष्टि हो गया जब वर्षा बहुत हो। अनावृष्टि वर्षा बिल्कुल हो ही नहीं रही है। अल्प मतलब होता है कम, तो इसीलिए जब वर्षा कम होती है या थोड़ी हो तो उसके लिए अल्पवृष्टि प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं 15वां क्वेश्चन है कन फटा में कौन सा समास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कन फटा हो गया, चार पाई हो गया, ये भी मैं आपको बताऊंगी। चार पाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चार पाई देख के लोग मोस्टली द्विगु समास लगाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। चार पाई में बहुब्रीहि समास होता है। उसी तरीके से कनफटा क्या है, कनफटा का मतलब होता है कि जो इंसान, किस इंसान के कान में कुछ दिक्कत हो, कान फटा हो, उसको कनफटा कहते हैं। कि जन्मजात चीज़ें होती हैं कि कान फटा होता है किसी बच्चों का, तो कनफटा ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में जितने लोग हैं सबके कान फटे हैं।
कोई 2-4 लोग ही ऐसे होंगे, स्पेशल लोग हैं, स्पेसिफिक जो वर्ड होते हैं वो बहुब्री समास में जाते हैं। जैसे कि कनफटा, सारी दुनिया में कनफटे लोग नहीं है, 2-4 लोग ही ऐसे होंगे जिनका कान फटा होगा। तो ऐसे जो लिमिटेड और स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं वो जाती हैं आपके बहुब्री समास के अंतर्गत। तो कनफटा जो है वो बहुब्री समास में जाएगा। जैसे कि गजानन, गजानन मतलब गज धन आनन, तो जिसका जो आनन मतलब सिर है, शीश है, वो गज का बना हो। तो ऐसे कौन है? गणेश जी हैं। ऐसा तो है नहीं, दुनिया में बहुत सारे गणेश जी हैं, गणेश जी केवल एक ही हैं। तो इसी तरीके से बहुब्री समास के अंतर्गत वो शब्द आते हैं जो केवल स्पेसिफिक हों, कुछ ही एक ही लोग हो या 2-4 लोग हों। तो कनफटा जो है, पूरी दुनिया में कनफटा लोग नहीं है, कोई 2-4 लोग ही होंगे। तो इस तरीके से कुछ लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, इसीलिए बहुब्री समास के अंतर्गत आता है। उसी तरीके से चारपाई जो है वो भी बहुब्री समास के अंतर्गत आएगी। अगला देखते हैं, गगन गगनचुंबी में कौन सा समास है? आपने सुना होगा बहुत जगह, किसी भी निबंध में या कहीं भी आप पढ़ते होंगे कि उस शहर में गगनचुंबी इमारतें बनी हैं। गगनचुंबी का मतलब होता है कि गगन को चूमने वाला है, ये गगन को चूमने वाली। तो इसीलिए गगनचुंबी में समास जो है वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे या आप अलग अलग प्रयोग करेंगे तो गगन को चूमने वाली, ये पूरा इसका अर्थ निकलता है। तो ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, पक्षी का पर्यायवाची अंडज, सब जानते होंगे, जो अंडे से निकलता है वो अंडज कहलाता है। तो पक्षी अंडे से निकलता है तो इसीलिए अंडज इसका पर्यायवाची है। शकुंत भी जो होता है वो पक्षी का भी पर्यायवाची होता है। ध्यान रखिएगा, ये कौवे का भी पर्यायवाची होता है। इसके साथ ही साथ द्विज भी जो होता है वो भी पक्षी का पर्यायवाची होता है। इसके साथ ही साथ ब्राह्मण का भी पर्यायवाची होता है, ये ध्यान रखिएगा। द्विज माने ब्राह्मण भी होता है और पक्षी भी होता है। कहते हैं ब्राह्मण का जन्म 2 बार होता है, उसी तरीके से द्विज जो होता है, द्विज मतलब होता है पक्षी भी होता है, उसका एक जन्म होता है अंडे के रूप में, और फिर उसके बाद अंडे से जब वो चूजा निकलता है, उसका बच्चा निकलता है। तो इस तरीके से द्विज मतलब 2 बार जन्मा हुआ। तो इसलिए द्विज जो है वो ब्राह्मण के लिए भी प्रयोग किया जाता है और पक्षी के लिए भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो सफरी है वो पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। सफरी हो गया, मीन हो गया, झक हो गया, झस हो गया, ये सारे जो हैं वो मछली के पर्यायवाची हैं। तो याद रखिए, कभी आ जाए सफरी तो ध्यान रखिएगा, सफरी किसका पर्यायवाची है? मछली का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सु धन आगत, स्वागत में कौन सी संधि है? तो देखिए, सु धन आगत, अब एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि यहाँ पर सु है, यहाँ पर आगत है, कहीं पे भी वा का प्रयोग हुआ ही नहीं है। लेकिन जब ये पूरा एक शब्द बना तो संधि का मिलन हुआ, तो यहाँ पर एक वा आपने देखा होगा। तो ध्यान रखिए, जब भी कहीं पर संधि विच्छेद में या, वा, रा और ला ये आपको ना दिखे, लेकिन जब इनका संधि हो तो ये शब्द आपको, ये जो अक्षर है, वर्ण है, ये आपको वहाँ पर दिखे। तो ऐसी जगह पर हमेशा यड़ संधि होती है, जहाँ पर संधि विच्छेद में या, वा, रा, ला ना हो, लेकिन संधि करने पर या, वा, रा, ला हो, तो वहाँ पर यड़ संधि होगी। जैसे कि सुधन आगत में कहीं पे वा नहीं आया संधि विच्छेद में, लेकिन जब ये शब्द बना तो बना जाके स्वागत। तो यहाँ पर ये हो गया यड़ संधि। सबसे आसान और इजी ट्रिक बता रही हूँ। संधि में बहुत से लोगों को दिक्कत आती है, लोग संधि नहीं पहचान पाते हैं। तो यहाँ पर ए जो है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं, मेरा नाम गीता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। वाक्य में मेरा क्या है? तो देखिए, ये जो मेरा है, अब बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे अगर किसी ने सर्वनाम बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं कि निज का मतलब होता है स्वयं, तो लोग सोचेंगे यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर आप इसको निजवाचक सर्वनाम में लगा के आएंगे। यहाँ पर केवल मेरा की बात हो रहा है। निजवाचक वहाँ पर होता है यहाँ पर स्वयं के लिए बात की जाए कि मैं ये कार्य आप कर लूँगा अपने आप। तो वहाँ पर जैसे कि जो निज होते हैं उसके जो भी पर्यायवाची होते हैं वो आत्मा के भी पर्यायवाची होते हैं। निज का मतलब होता है स्वयं, तो जहाँ पर खुद की बात करी जाए वहाँ पर निजवाचक होता है। जैसे कि एक मैं सेंटेंस बताती हूँ, यहाँ पे एक वाक्य आता है कि मैं यह कार्य अपने आप कर लूँगा, आगे कर लूँगा। तो देखिए, ये जो वाक्य अगर ऐसा आएगा लिखा हुआ तो ये गलत हो जाएगा। अपने भी है और आप भी है, तो यहाँ पे आप जानते हैं वाक्य अशुद्ध इसलिए होता है जहाँ पर दोनों में एक ही, मतलब दोनों चीज़ें एक ही का भाव प्रकट कर रही हूँ, एक ही अर्थ का भाव प्रकट कर रही हूँ। यहाँ पे लिखा है अपने आप, तो ये गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल सही ऐसे होगा कि मैं यह कार्य अपने कर लूँगा या आप कर लूँगा। अपने हटा दीजिए, आप लगाइए, मैं ये कार्य आप कर लूँगा। तो ऐसी जगह पर निजवाचक सर्वनाम होता है। आपने पढ़ा होगा
सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे कि इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है आई वी, सेकेंड में यू आता है, और जो थर्ड पर्सन होता है उसके अंतर्गत आता है ही सी दे इट। उसी तरीके से हिंदी में भी है, जो आपका इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन है वो हिंदी में आपका हो जाता है उत्तम पुरुष, जो आपका सेकेंड पर्सन है वो आपका हिंदी में हो जाता है मध्यम पुरुष, जो आपका थर्ड पर्सन होता है वो हिंदी में हो जाता है अन्य पुरुष। तो इस तरीके से ध्यान रखिए, कभी आप नहीं भूलेंगे। मेरा नाम गीता है, मेरा का मतलब आई, मेरी बात हो रही है, मी की बात हो रही है। तो आप लोग जानते हैं इंग्लिश में आई और मी किसके अंतर्गत आता है, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिए बस, उत्तम का मतलब बीच में नहीं होता है, उत्तम मतलब फर्स्ट पर्सन, मध्यम मतलब सेकेंड पर्सन, अन्य का मतलब थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर जो मैं और हम हैं वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा, मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा आप या तुम, और अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा वह, वे या अदर जो भी पर्सन होते वो आपके अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे। तो बात हो रही मेरा नाम गीता है, मैं अपना नाम बता रही हूँ, तो इसकी बात है कि ये उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आज का अंतिम जो प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया था, जो भी जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं उनमें कोई प्रत्यय लगता है तो वो भाववाचक संज्ञा बन जाती हैं। अब देखिए, मानव में अगर ता लग जाएगा तो ये मानवता हो जाएगा, तब ये भाववाचक के अंतर्गत आएगा। लेकिन अभी ये मानव है, पूरी एक जाति की, मानव जाति की बात हो रही, तो ये जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। माता भी जातिवाचक के अंतर्गत आएगा और लड़का भी जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। लेकिन बालपन जो है वो बालक या बाल से बना है, तो ये क्या हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा है, इसमें पन प्रत्यय लगा है, तो इसलिए ये हो गया बालपन। तो ये किसका उदाहरण हो गया, भाववाचक संज्ञा का। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आपको आगे भी इस तरीके की कोई भी PDF चाहिए हो, कोई भी अपना रिवीजन करना हो, अपनी नॉलेज चेक करनी हो, तो कमेंट करके बताइए। आपको कंटिन्यू ऐसे ही रिवीजन करवाते रहेंगे जब तक कि आपको एग्जाम नहीं होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।